अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्चर फॉर वीडियो स्टूडेंट बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कामयाबी अता करे, आमीन। तो स्टूडेंट्स, होप्स हो के मैंने जो कल लेक्चर अपलोड किए थे फिज़िक्स 101 के और काइनेमेटिक्स के, आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जो काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट है वो इस लेक्चर के बाद जो है मैं अपलोड करूँगी, बिकॉज उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे से समझाने वाला है। तो मुझे वो उसका तो कोई नहीं, वो जल्दी ही मतलब जल्दी ही हो जाएगा अपलोड, आज ही वो मैं कर दूँगी। बाकी ये जो लेक्चर नंबर 4 है ये काफ़ी ज़्यादा जो है अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, न्यूटन्स लॉ है इसमें। तो इस वजह से ये मैं जो है लेसन नंबर 4 आज पहले करवाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 4 है फोर्स एंड न्यूटन लॉ, फिजिक्स 101 का लेसन नंबर फोर्स एंड न्यूटन लॉ। तो ऑलवेज की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब में बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दे, ताकि मेरे हर नए लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? चलें लेक्चर जो है अपना कंटिन्यू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फोर्स एंड न्यूटन लॉ पहला है एनसाइंट व्यू। एनसाइंट व्यू का मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है ख्याल, ठीक है। एनसाइंट कदीम पुराना है, पुराने वक्तों का ये बात हो रही है कि एनसाइंट व्यू जब कदीम ज़माने के जो ख्याल थे वो क्या थे कि ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टॉप, ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, टेंड रुझान करता है टू स्टॉप, स्टॉप करने में, इफ़ दे आर इन मोशन, अगर वो मोशन में है, अगर वो हरकत में है, ठीक है। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग, फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, फोर्स की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? टू कीप रखने के लिए, समथिंग मूविंग कुछ चीज़ों को मूव करने के लिए। फोर्स की ये डेफिनेशन होगी, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। दिस वाज अ नेचुरल थिंग टू बिलीव इन, ये इसमें बिलीव करने के लिए एक नेचुरल थिंग है। क्यों है? बिकॉज वी सी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज़ को स्टॉप करते हैं, स्टॉप होता देखते हैं आफ्टर सम टाइम, मूव करने के बाद बॉडी को क्या करते हैं? स्टॉप होता देखते हैं। तो दिस वाज अ नेचुरल थिंग। फ्रिक्शनलेस मोशन इज पॉसिबल टू सी ओनली इन रेदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जो फ्रिक्शनलेस मोशन होती है वो मुमकिन है, इस पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन है, टू सी देखने के लिए, ओनली सिर्फ इन रेदर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, सर्कमस्टांसिस हालात, ठीक है, ख़ास जो हालात होते हैं उसमें देखने के लिए ये पॉसिबल है फ्रिक्शनलेस मोशन जो है। अब आपको यहाँ तक जो करने वाली चीज़ है ना स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग, फोर्स की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताती हूँ कि फोर्स होती क्या है। अब कोई भी चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फोर्स कौन लगाएगा? हम लगाएंगे, हम खुद लगाएंगे फोर्स, ठीक है। एक फ़र्ज़ करें कि एक टेबल है, उस पर बुक पड़ी हुई है, अब वो बुक खुद ब खुद उठ के तो नहीं ना दूसरे टेबल पे चले जाएगी, अब हम खुद पढ़ेंगे। जरिया कौन बन रहा है यहाँ पे? हम खुद बन रहे हैं, ठीक है। तो एक टेबल है, उस पर पड़ी हुई है बुक, वो बुक उठा के जो है आप दूसरे टेबल पे रख देते हैं या कोई चेयर पे रख देते हैं, किसी भी जगह पे, तो ये क्या हुई? उसको फोर्स लगी। इसलिए हमने क्या किया? मूव करवाया किसी चीज़ को, किसको? बुक को मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह। इसी ये तो यही होती है फोर्स। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, वही वो कह रहे हैं कि फोर्स को ज़रूरत होती है टू कीप समथिंग मूविंग, कुछ चीज़ों को मूव कराने के लिए। तो ऐसे ही हमने बुक को मूव करवाया, तो ये हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ी ना, ये होती है फोर्स। अब अपनी ही एग्जांपल ले लें, हम कुछ खाएं पिएंगे तो हमारे अंदर कुछ फोर्स आएगी, कुछ ताकत होगी, फिर हम उठ के चल सकते हैं ना, फिर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़। अगर हम अपना खाना टाइम से नहीं लेंगे, हमारे अंदर कोई फोर्स नहीं आएगी, तो हम कैसे सारा जो है अपना रूटीन वाइज परफॉर्म कर सकेंगे अपने सारे काम। ठीक हो गया? ये मैंने आपको एज आ कंसेप्ट के तौर पर समझाया है, ये वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। तो अगर आपको ये होती है फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में आपको पूछा जाए तो अपने फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग, यही था इसमें करने वाला और कुछ भी नहीं। एक जो पहला पॉइंट था वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, मॉडर्न व्यू। पहले पढ़ा इनसाइंट व्यू, यानी कदीम ज़माने के जो ख्याल थे वो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या थे। अब मॉडर्न व्यू जो है, न्यू ज़माना आ गया, न्यू ज़माने के जो ख्याल हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल स्टेट। इनिशियल होता है इब्तदाई हालत, जो उसकी अपनी इब्तदाई हालत होती है पहले वाली, ठीक है। ऑब्जेक्ट
कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो टेंड रुझान करता है यानी उसकी तरफ लेके जाता है, टू रिमेन बाकी रहता है इन देयर इनिशियल स्टेट, अपनी इब्तदाई हालत की तरह। कोई भी बॉडी ने मूव किया है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, वो अपनी जो इब्तदाई हालत थी, इनिशियल स्टेट थी, उसकी तरह ही रही है, रिमेन रही है, ठीक है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन। फोर्स क्या होती है, उसको ज़रूरत होती है मोशन को चेंज करने की। ये पॉइंट भी आप फोर्स वाली डेफिनेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया की डेफिनेशन आ सकती है कि आपने लिखना है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कोई तब्दीली आना किसी चीज़ में, ठीक है। तो कोई बॉडी है, उसमें रेजिस्टेंस आई है उसकी मोशन में, जैसे बॉडी ने मूव किया, मोशन आई है बॉडी में, तो रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस पैदा होना क्या होता है? इनर्शिया। अगर आपको इनर्शिया की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने कहना है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मोर इनर्शिया मीन्स इट इज़ हार्डर टू मेक अ बॉडी एक्सेलरेट और डिसलरेट। एक्सेलरेट करना और डिसलरेट करना जो है ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। मतलब ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करता। मोर इनर्शिया ये इसकी आपने सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बता दिया है कि फोर्स की हमें ज़रूरत होती है मोशन को चेंज करने के लिए, या फोर्स वाले पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन में। और यहाँ पे जो करने वाली अहम चीज़ है वो डेट इज़ इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया की डेफिनेशन है ये टू लाइन्स की। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। मोर इनर्शिया मीन इट इज़ हार्ड टू मेक अ बॉडी एक्सेलरेट और डिसलरेट। क्लियर यहाँ तक? तो आज नेक्स्ट वाला है 3 पॉइंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 लॉज हैं न्यूटन के, ठीक है। तो न्यूटन के तीनों लॉ में से कोई भी लॉ आपसे पूछा जा सकता है, इसके फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं तीनों लॉज के, ठीक है। तो अपने ये ध्यान से समझना है, मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? साकन हालत में, मूव नहीं कर रही, रेस्ट की हालत में। विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अनलेस यहाँ तक कि एक्टेड अपॉन बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। किसके जरिए वो मूव करेगी? अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। एक फोर्स है जिसका नाम है नेट एक्सटर्नल फोर्स। मैं दोबारा आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ बता रही हूँ। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट की हालत में रहेगी या फिर वो मूव कर रही है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। या तो वो मूव कर रही है या वो फिर रेस्ट की हालत में है, लेकिन वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव या फिर रेस्ट की हालत में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा? किसके ज़रिए? बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए उस पर एक्ट करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद है अ नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरिंग फ्रेम इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शिया क्या होता है? वो इनर्शियल फ्रेम। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया और इनर्शियल फ्रेम? ये दोनों डिफरेंट थिंग है, फ्रेम और इनर्शिया। तो आपको जो मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन बताई है इनर्शिया की, वो वाली लिख देनी है, साथ में आपने ये लिख देना है इनर्शियल फ्रेम क्या था। अ नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। 3 वर्ड्स हैं सारे, आपने सही से लिखने, आपको मार्क्स मिल जाने। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो किस में होल्ड करता है, किसको बरकरार रखता है? सिर्फ इनर्शियल फ्रेम को। ये अपने एमसीक्यू ज़्यादा क्विज के याद रखना है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ था किसको होल्ड रखता था? ओनली इन इनर्शियल फ्रेम में बरकरार किया जाता है, होल्ड बरकरार रखना, ठीक है। तो ये था 3rd पॉइंट। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा जाए आपने तो क्या कहना है? ये जो मैंने तीनों हाईलाइट की हैं ना लाइंस, ये तीनों आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ में लिखनी है। और अगर आपको अलग से पूछा जाए इनर्शियल फ्रेम के बारे में तो इनर्शियल फ्रेम की भी डेफिनेशन मैंने बता दी हुई है आपको, ठीक हो गया। 4 वाला पॉइंट है मोर फोर्स लेड टू मोर एक्सेलरेशन। मोर फोर्स लेड टू मोर एक्सेलरेशन। फोर्स ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? क्या होगा? फोर्स लेड टू मोर एक्सेलरेशन, मतलब इनके दरमियान, फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है? डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, ये जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको ए और एफ के बिटवीन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन फोर्स के दरमियान रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक क्विज बन गया, ठीक है।
अब फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये इन्होंने 4 पॉइंट में बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फोर्स को ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी द हार्डर इज टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मोर मास मीन मोर इनर्शिया, इन अदर वर्ड्स मोर मास लेड टू लेस एक्सेलरेशन। इसी एरो का ऑप्शन बताया हुआ है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/m। इसका क्या मतलब है? अब आपको समझ आएगी कि अगर आपको बता पूछा जाए कि आप ड्राइव करके दें न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो किस तरह आपने ड्राइव करना है। आपने वो फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट करनी है जो 4 वाला पॉइंट है, मोर फोर्स लेड टू मोर एक्सेलरेशन लिखा होना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ पहले ये लिखना है, देन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/m, देन लिखना है कंबाइन बोथ द अबव ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूड। अब ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ जो है 4 वाले पॉइंट में जो इक्वेशन है वो, और ये जो 5 वाले पॉइंट की है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/m, इन दोनों को क्या करने से, कंबाइन करने से, इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को सोल्व करने से जो हमारे पास इक्वेशन आती है डेट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m। अब ये f बाय ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m कैसे आया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए से मल्टीप्लाई, अब 4 वाली इक्वेशन और 5 वाली इक्वेशन को देखें ध्यान से। उसके 4 वाली इक्वेशन में क्या है, स्टार्टिंग में ए, 5 वाली की इक्वेशन में क्या है ए जब ए से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, जब हमने कंबाइन की है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शन सेम वैसे ही आ गया, एफ जो है मल्टीप्लाई हुआ 1 से, एफ 1 आ गया, और नीचे जो डिवाइडेड बाय एम। समझ आ गई आपको, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू f/m। बहुत इजी था, इनको मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू f/m बन गया, ठीक हो गया। ये था, और इसमें कुछ भी जरूरी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया। अब मैं अगेन आपको बता रही हूँ, सही से आपने समझना है और सही से आपने सुनना है कि क्या है मैं इसमें। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैंने कंसेप्ट बताया। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में आपसे पूछा जाता है, लॉन्ग में आ जाता है। लेट्स सपोज लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर न्यूटन फर्स्ट लॉ ड्राइव्ड हिज इक्वेशन। आपने थर्ड पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक लिखना है, ठीक हो गया। अपने थर्ड पॉइंट से लेके 5 पॉइंट तक लिखना है तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद है 6 वाला पॉइंट है न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में बताने लगे हैं। न्यूटन का जो दूसरा कानून है, न्यूटन क्या था, कोई साइंसदान था, उसने ये कानून ड्राइव किए थे। अब सेकंड लॉ क्या है, ए डायरेक्टिव ए इज इक्वल टू f/m। अब ये जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का साइन था इसको खत्म करके उसने क्या कर दिया, इक्वल टू f/m कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। और इफ़ यू प्रेफर राइट एज f इज इक्वल टू m में, तो इसको f इज इक्वल टू m में कैसे बन गई, इसकी शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बता दी कैसे बन गई कि f जो है ऊपर वाला जो साइड पर आ गया, m जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो गया। m यहाँ पे क्या है, मैस, a जो है वो एक्सेलरेशन है, तो m मैस जो है a के साथ, यानी m जो है a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, m a साइड पर आ गया और f जो है साइड पे। अगर आपको फोर्स मालूम करनी हो तो आप ये फार्मूला पुट करेंगे और f इज इक्वल टू m में, f साइड पर आ जाएगा, m और मैस और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होगी आपको, आपने मल्टीप्लाई करना तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स का, फोर्स आप मालूम कर लेंगे, ठीक हो गया। ये थी न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ जब आपने लिखना है तो ऐसे ही लिखना, न्यूटन सेकंड लॉ 2 डॉट्स, मतलब सेम ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ हैंड आउट में लिखा हुआ। और उसके बाद f इज इक्वल टू m इज वन रिलेशन बिटवीन 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज m a f। m यहाँ मैस है, a एक्सेलरेशन, f जो है फोर्स। f इज इक्वल टू m इज वन रिलेशन, ये एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, 3 इंडिपेंडेंट जो खुद पे इंहिसार करती हैं, क्वांटिटीज मुकदारें, ये ऐसी 3 मुकदारें हैं, कौन कौन सी, मैस, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, जो क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। ये क्विज है। फॉर इट टू बी यूजफुल वी मस्ट हैव सेपरेट वे ऑफ मेजरिंग मैस, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। हम क्या करते हैं इसके लिए जो है यूजफुल है कि हम जो है सेपरेट वे जो है रखें इसके लिए, किसके लिए, क्या करने के लिए, मैयर करने के लिए, किसको, मेजरिंग मैस, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, ठीक हो गया। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, आप इस बाकी जो फर्स्ट वाला लेसन था उसमें भी मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया, उसकी भी डेफिनेशन थी। बाकी अपनी इनकी प्रॉपर डेफिनेशन जो ना, मैंने आपको कहा था कि आप इसके हैंड आउट बनाएं, सॉरी हैंड आउट नहीं, अपनी नोटबुक बनाएं, रोज़ाना का डेली बेस पे आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी लेक्चर लेते हैं उसको साथ साथ नोट करते जाया करें, ठीक है। जब पेपर वाला दिन उस रात आप या उससे थोड़े देर पहले उठा के जो है रिव्यू कर लें, आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। कि ये क्वेश्चन था, ये क्विज था,
तो आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं इन माई व्यू, ठीक है, अगर तो आप ऐसा करते हैं। और दूसरा एक्सेलरेशन जो है इज मेजर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैस इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन और मैस इन दोनों की डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन इज मेजर, एक्सेलरेशन क्या है, मेजर है, कोई पैमाइश है, फ्रॉम ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी के चेंज होने का रेट जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। मतलब ये जो इसकी डेफिनेशन एक्सेलरेशन की पूछी जाए आपने ये लिख देनी है अच्छे से। उसके बाद मैस, मैस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, एक बॉडी के मादे की हालत में, ठीक है, कोई अमाउंट है। तो ये दोनों डेफिनेशन है, डिफरेंस भी आ सकता है, आपने अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल, टू आइडेंटिकल कार हैव ट्वाइस द मैस ऑफ अ सिंगल वन फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रेचेस स्प्रिंग रिपल्जन ऑफ टू लाइक चार्ज इट इज विल बी डिस्कस लेटर। हाँ जी, जो इसका अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ आता तो आपने 6 पॉइंट से लेके 7 पॉइंट तक आपने सारा लिख देना, ठीक है, बस इतना काफ़ी होता है। आपने ये जो है सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ जो है 6 पॉइंट से लेकर 7 पॉइंट तक लिख देना है। बाकी इसमें एक एक बात मैंने आपको बता दी है, ऐसे वर्ड टू वर्ड आपने वहाँ पे लिख देना है पेपर में, ठीक है, अगर आ जाए तो। फोर्स एज द डिमेंशन ऑफ मैस मल्टीप्लाई, फोर्स क्या होती है पहले तो आपको बताना चाहिए फोर्स क्या है। फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अब मैं इसकी डिमेंशन और फार्मूला बताने जा रही हूँ। इसका यूनिट क्या होगा फोर्स का, यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन फोर्स का कंप्लीट हो जाएगा। फोर्स की डेफिनेशन ऊपर जो हाईलाइट करवाई थी वो, अब फोर्स होती क्या है, 8 वाला पॉइंट है फोर्स के बारे में ही। फोर्स हैज डिमेंशन ऑफ मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, फोर्स का जो फार्मूला है मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब अगर इनकी डायमेंशन बनाएंगे तो L t-2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन कैसे डायमेंशन बनी है, ये इसकी डायमेंशन है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि हाँ जी फोर्स की ये डायमेंशन थी और स्पीड की ये डायमेंशन थी, लेंथ की ये डायमेंशन थी। इतनी इतनी छोटी छोटी थिंग्स जो है ना आपको खुद याद होनी चाहिए इनको। अब ये 1 घंटा सॉरी 2 मिनट अगर सोल्व करके ही बताते जाएंगे तो ये तो छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ है। तो आपने क्या करना है, याद रखना है सिंपली ML t-2 जो था हमारे पास डायमेंशन थी फोर्स की, ठीक हो गया। फार्मूला मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से ड्राइव की। तो इन द MKS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन, इट हैज़ द सैम्पल एंड वेयर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ये भी क्विज है, आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे 3 क्विज बन रहे हैं, एक डायमेंशन ऑफ फोर्स ML t-2 और MKS क्या होता है ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन होता है। ये भी एक MCQ बन गया। और इसकी सैम्पल क्या होती है एन, इसे एन से ज़ाहिर किया जाता है। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर वो 2 का मतलब होता है स्क्वायर। अब ये हो गया क्लियर आपको फोर्स के बारे में। फोर्स में ये सारी चीज़ें पुट कर दी। 9 वाला पॉइंट है, फोर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। फोर्स जो है एक्सटर्नल भी हो सकती है इंटरनल भी हो सकती है, ये भी क्विज है। देखिए स्टूडेंट, जो भी छोटा छोटा क्विज बन रहा होता है, डेफिनेशन बन रही होती है, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आप साथ साथ अपनी हैंड आउट पे इसको अंडरलाइन कर दिया करें, ठीक है। अब फोर्स कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल, ये मैं छोड़ भी तो छोड़ सकती थी ना, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है कि फोर्स कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती है, इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल अंदरूनी तौर पर, एक्सटर्नल बैरूनी तौर पर, यानी बाहर वाली, ठीक है। इंटरनल इनसाइड, एक्सटर्नल आउटसाइड, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम विदिन अ ब्लॉक ऑफ वुड आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपने कहना आ सकता है व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस, तो आपने आंसर करना है इजीली। आपने कहना द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम, एटम की जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, म्यूचुअल होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, म्यूचुअल बाहम आपस में। म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम विद अ ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कोई भी एक ब्लॉक बना हुआ है, कोई भी एक डिब्बा है, लेट्स सपोज इंटरनल से मैं बता देती हूँ, कोई भी एक ब्लॉक एक डिब्बा बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन है उसमें कुछ एटम्स हैं। एटम्स जो क्या है एक दूसरे के साथ आपस में आके टकराते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है मूव करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, तो ये क्या अट्रैक्शन होगी ना उनकी आपस में, वो टकराव हो गया, ये इनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एक ब्लॉक के अंदर रहते हुए वुड की लकड़ी की आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। तो ये आ गया अगर आपको कि व्हाट आर द इंटरनल फोर्सेस, तो आपने कहना द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम विद इन अ ब्लॉक ऑफ वुड आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। सिंपल। अब देखिए मैं एक ही पॉइंट पे इतना इतना आपको समझाती हूँ, कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ, तो होप सो कि आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। समथिंग पुशिंग द वुड इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, पुश करना, वुड होता है लकड़ी, किसी लकड़ी को पुश करना बाहर से। कोई भी हम लेट्स सपोज
इंटरनल होता है अंदर वाली चीज़, एक्सटर्नल होता है बाहर वाली। अब हमने एक ब्लॉक के अंदर जो है किसी चीज़ की मूव करवाई थी, किसी बॉक्स के अंदर किसी चीज़ की एटम्स की मूव करवाई थी, वो क्या था, अंदरूनी तौर पर था। लेकिन बाहर वाली इंटरनल तौर पर देखा जाए, हमने किसी चीज़ को फोर्स लगाई है, तो ये हमने क्या किया, ये हमारी कौन सी फोर्स में आ गई, किसी लकड़ी को हमने पुश किया, धकेला है, तो ये हमारी कौन सी फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगी, बाहर वाली होगी, ठीक है। इन द एप्लीकेशन ऑफ एफ इजिकल टू एम में रिमेंबर दैट एफ स्टैंड फॉर द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अभी आपको याद रहना चाहिए कि जो एफ था यहाँ पे स्टैंड किसके लिए किया गया था, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। जितनी भी टोटल फोर्सेज होती हैं ना, उसके इक्वल ये होती है, मतलब टोटल फोर्स होती है। अब ये था 9 पॉइंट में क्या था, फोर्सेस जो हैं एक्सटर्नल और इंटरनल होती हैं, इनमें दोनों की डेफिनेशन थी। एक्सटर्नल और इंटरनल की मैंने एक कंसेप्ट से भी बता दी और है इधर भी हाईलाइट की हुई है, ये आपने कर लेनी है। और 10 वाला है फोर्सेस और वेक्टर फोर्सेस क्या होती हैं, ये भी एक क्विज है कि फोर्सेस आर, आगे वो ऑप्शन दे सकते हैं, वेक्टर स्केलर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्सेस आर वेक्टर, फोर्सेस वेक्टर होती हैं एंड सो दे मस्ट बी एडिड वेक्टोरियली। तो वो जो है इनको ऐड किया जाता है वेक्टोरियली तौर पर, कैसे, एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ये सारी ही F जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्सेस को। F ये जो जितनी भी हैं ये फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो F फर्स्ट वाला है F है, F इज इक्वल टू, ये F जो है टोटल फोर्स है सब फोर्सेस का। अब टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको आ जाता है कि टोटल फोर्स फाइंड करें, तो आपने ये फार्मूला पुट करना है। हमारे पास वैल्यू उन्होंने दी होंगी फोर्सेस की, F1 की भी दी होगी, F2 की भी दी होगी, F3 की भी दी होगी, आगे जितनी भी फोर्सेज उन सब की वैल्यूज दी होंगी, उन सबको आपने क्या करना है, प्लस कर देना है, ऐड करना है, तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। F इज इक्वल टू फर्स्ट वाला F जो है, फर्स्ट वाली फोर्स जो है टोटल फोर्स है, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया कि ये चीज़ है। दिस मीन दैट द कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी एडिड सेपरेट दोज इन, यहाँ से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता लग गया फोर्सेस को ऐड करने का फार्मूला, और ये वेक्टर होती है। यहाँ से एक चीज़ जो है क्विज और एक फार्मूला क्लियर हो गया। Gravity acts directly on the mass of body. This is a very important experiment observation due to Newton and does not follow from F is equal to m. So आप body of mass, तो ये 11 वाला पॉइंट था, ग्रेविटी एक्ट डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। जो ग्रेविटी होती है, ये आपने ग्रेविटी के में पढ़ा होगा, कंसेप्ट भी लिया होगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं पता मैं बताते थे, ग्रेविटी वो होती है, मतलब जो ज़मीन से ऊपर तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, मतलब समझ आ रही ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल पर। ये इसका कंसेप्ट जो है ना, मैं आपको द काइनेमेटिक्स में ही बताऊंगी, बाकी इसमें ये ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। ग्रेविटी एक्ट डायरेक्टली ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। जो ग्रेविटी होती है वह एक्ट करती है, अमल करती है डायरेक्टली तौर पर, किस पर, ऑन द मास ऑफ बॉडी, एक बॉडी के मास पर। क्लियर हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये एक बहुत अहम एक्सपेरिमेंटल तजुर्बा, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा है, ड्यू टू न्यूटन की वजह से, एंड डज नॉट फॉलो फ्राम, और ये इसको फॉलो नहीं करता किससे, फ्राम F इज इक्वल टू एम में से। सो आप बॉडी ऑफ मास M1 एक्सपीरियंस एज फोर्स देखें। अब हमारे पास मास M होगा तो हमारे पास क्या फोर्स जो है कैसे बन जाएगी, F इज इक्वल टू M1G। जी यहाँ पे ग्रेविटी है, M1 मास है, फोर्स 1 जो है F1 फोर्स है। अब यहाँ पे M2 जो मास 2 अगर होगा, ये देखें, वाइल बॉडी ऑफ मास 2 अगर M2 हो जाएगा तो यहाँ पे फोर्स भी F2 हो जाएगी, फोर्स भी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। F2 इज इक्वल टू M2G, ये ग्रेविटी, वेयर G इज एक्सेलरेशन with which any body falls under the influence of gravity। तो जी ये 11 वाला पॉइंट था, इसमें से बस यही समझने वाली बात है कि अगर आपके पास मास M1 है तो आपके पास फोर्सेस भी F1 होगी और ग्रेविटी भी 1 होगी और मास M1 ही रहेगा। अगर M2 है आपके पास मास तो आपकी फोर्स भी F2 M2G हो जाएगी, ये है इसमें। और जो ग्रेविटी होती है वो डायरेक्टली तौर पर एक्ट करती है एक बॉडी पर, ये आपने MCQ से याद रखें कैसे, डायरेक्टली तौर पर। उसके बाद जो 12 वाला द वेट ऑफ अ बॉडी W। अब W इज इक्वल टू mg क्या है, ये वेट मालूम करने के लिए फार्मूला है कि अगर आपको आ जाता है कि वेट फाइंड करें, मास एंड वेट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये सेम नहीं, मास कुछ और होता है, वेट कुछ और होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस, अगर आप स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं टू वे अ किलो ऑफ ग्रेप्स ऑन अर्थ, ज़मीन पर कुछ ग्रेप्स हैं, उनका वेट करने के लिए द सेम ग्रेप्स वुड बी वेट ओनली 1/7 किलो ऑन द मून। तो उनका जो है डिफरेंट होगा मैथ्स, मतलब कि अगर आपको इसमें जो ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स, वो ये है, आपने याद रखना है कि ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, और अगर अपने वेट फाइंड करना है तो उसके लिए mg वाला फार्मूला लगेगा। मैथ्स और जो आपके पास ग्रेविटी दी होगी जितनी भी, आपने क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास वेट आ जाएगा। और यही है जो यहाँ पे 1/7 किलो ऑन द मून
का क्या मतलब है चांद पर, इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटी का मैंने बताया था ये अर्थ से ऊपर लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक, जो फर्स्ट कर लें मून तक जितनी भी होती है ग्रेविटी वो, ठीक है। तो यही था इसमें थर्ड वाला न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए सेकंड लॉ जो था उसमें आपने बस यहाँ तक करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ, इतना ज़्यादा आपने डिस्क्राइब नहीं करना है, अगर करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं तो कर लें। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने 6 पॉइंट से लेके 7 पॉइंट तक लिख देना है, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाएगा। और अब न्यूटन थर्ड लॉ जो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए जो थर्ड है आपने याद रखना है, थर्ड लॉ में बताया क्या हुआ ना कि एवरी एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए, कोई भी अमल के लिए देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड लॉ में ये होता है कि कोई भी अपने फोर्स लगाई है वो एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन होगी, सेम सेम नहीं होगी, इक्वल तो होगी लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होगी, एक दूसरे के मुखालफ होगी। मतलब एक फोर्स से आपने इधर को लगाई है लेकिन वो फोर्स किसी और सिमत में जा रही है, किसी और डायरेक्शन में जा रही है, वो ऑपोजिट होगी, ये है। मोर प्रिसाइजली जैसे कि एफ इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ। अब ये जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, यानी प्लस का साइन है। ये एफ ए बी इसके साथ प्लस का साइन है। अब इक्वल टू किया तो इसके साथ माइनस एफ बी ये आ गया, मतलब ये प्लस में थी माइनस में चेंज होगी, ये ऑपोजिट होगी फोर्स, मतलब इन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन की। अब वेयर एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी अपॉन ए। अब यहाँ एफ ए बी में देखा जाए जो ए थी, ए फोर्स लग रही है बी पर, लेकिन यहाँ एफ बी ए पे देखा जाए तो बी जो है फोर्स एक्ट कर रही है ए पर, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए। मतलब इस थर्ड लॉ में ये ही मेन पॉइंट है कि ये इक्वल होती हैं फोर्सेस और क्या करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करती हैं, मुखालफ सिमत में अमल करती हैं, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये था और इसमें कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ आता है तो आपने जो मैंने हाईलाइट चीज़ें की हुई हैं ये आपने कर लेनी है, इवन आपने ये 13 वाला सारा पॉइंट ही लिख लेना है इसमें, ठीक है। इफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल देन वाई डज द बॉडी एक्सेलरेट एट ऑल। अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। स्टूडेंट आर ऑफन कंफ्यूज बाय दिस। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इससे बहुत परेशान हो जाते हैं इस आंसर से। तो इसका आंसर ये है, द आंसर इन कंसिडरिंग द एक्सेलरेटिंग ऑफ अ बॉडी, बॉडी के एक्सेलरेशन को कंसीडर किया जाए, अगर गौर किया जाएगा तो यू मस्ट कंसीडर ओनली, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा, गौर किया जाएगा कि ओनली द नेट फोर्स एक्टेड अपॉन दैट बॉडी। तो सिर्फ जो नेट फोर्सेज होती हैं वो ही एक्ट कर सकती हैं इस बॉडी पर, याद रखना है। अगर आपके पास रिएक्शन जो है, रिएक्शन और एक्शन जो है इक्वल आ जाए, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन आपके पास इक्वल आ जाए तो आपके पास कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी बॉडी पर, ऐसी बॉडीज पर कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, नेट फोर्सेस, ठीक हो गया। थर्ड लॉ द स्टोन आल्सो पुल। बाकी ये एग्जांपल है, ये आपने पढ़ लेनी है, कोई भी इसमें अहम बात नहीं है, जो थी मैंने बता दी है। ये 14 पॉइंट थे, 14 में पॉइंट में से मैंने एक एक बात आपको बताई है, एक एक चीज़ ट्रांसलेट करके बताई है, एक एक लाइन आपको ट्रांसलेट करके बताई है, ठीक है। एक एक क्विज़, एक एक डेफिनेशन, एक एक फार्मूला, ठीक है। अगर आपको इसके अदरवाइज भी समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यही था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का ऑप्शन जो है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे हर नए लेक्चर की वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आज का जो लेक्चर था आपको कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छी से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।